हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है क्योंकि 20 अगस्त को आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नोट्स जो है यहाँ पे बन चुकी है और टेलीग्राम ग्रुप में कल या परसों में जो है अपलोड कर दूंगा मैं। आप वहाँ से जो है नोट्स ईवीएस के पूरी एनसीईआरटी के नोट्स है, आप जाके प्रिंट करा के पढ़ सकते हो। देखिए आज यहाँ पे होने वाला है टेस्ट। अब टेस्ट किस चीज़ का, देखिए कई टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला है उल्का पिंड है, यहाँ पे चूल्हा से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, ब्लड ग्रुप से जो आते हैं, तापमान से, अनाज से, बीमारी से, चिपको आंदोलन से, इतनी चीज़ें यहाँ पे कवर होने वाली हैं। आपने जो भी पढ़ा है अपने आप को आप एनालाइज करिए, आप कितना कर पा रहे हो सवाल, क्योंकि आंसर भी बताऊंगा और मैं टेस्ट भी लेके चलूंगा। ठीक है, 4 से 5 सेकंड के लिए मैं नहीं बोलूंगा, आप अपने मन में आप आंसर को सोचिएगा और फिर आगे मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आता है कि टूटता तारा उल्का पिंड है, ठीक है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, इसे शूटिंग सितारा भी कहा जाता है। तो आग पकड़ने का कारण क्या है? जो टूटते तारे हैं उल्का पिंड से जो आते हैं वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जब आते हैं तो उनको शूटिंग सितारा भी कहता है, जो एक लाइन की चमक छोड़ते हैं। आप जानते होंगे, आप कहते हैं आप लोग इस तरीके से समझते होंगे कि जो सितारा टूट गया, तारा टूट गया आसमान में ना, लेकिन एक्चुअल में वो जो है यहाँ वायुमंडल में उल्का पिंड आते हैं और जो उनके फिर वो लड़ते हैं और फिर वहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो लाइट निकलती है, ये आपको कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हो जाएगा वायुमंडलीय घर्षण के कारण। जो भी चट्टानें होती हैं, जब चट्टानें आती हैं वायुमंडल के अंदर, तो यहाँ पे एक घर्षण पैदा होता है वायुमंडल से, तब यहाँ पे उनकी जो चट्टानें हैं वो जल जाती हैं, जो पार्टिकल जल जाते हैं, तो वो हो जाती है भैया वही चीज़ हमें हम लोगों को अर्थ से दिखती है कि सितारा टूट गया, लेकिन एक्चुअल में जो चट्टानें वायुमंडल के घर्षण के कारण जल जाती हैं, इस वजह से होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाने से कालिख पैदा होती है और अधूरे परिणाम स्वरूप कालिख बनती है, तो बताइए काली का प्रमुख घटक क्या है? ठीक है, जब चूल्हा जलाते हैं तो कुछ कालिख पैदा होती है ना, जिससे खांसी वासी आती है, तो उसमें भैया वो जो कालिख होती है एक्चुअल में उसका घटक क्या है, ये चीज़ बताइए। ऑप्शन से आपके सामने हाइड्रोजन, ब्लैक कार्बन या दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो हाँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्लैक कार्बन। ठीक है, ब्लैक कार्बन आपका यहाँ पे घटक हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आता है कि काली के कल इतने छोटे होते हैं कि खाना बनाते समय कोई भी इसको सूंघ सकता है, इससे क्या दिक्कत आती है? सेम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है यहाँ पे। जब आप चूल्हे में बनाते हो तो वहाँ से जो कालीख निकलती है, जो उड़ती है, उसको कोई भी सूंघ सकता है, इतनी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उससे दिक्कत क्या आती है, ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन से जुकाम हो जाता है, गंभीर खांसी आती है, सांस में दिक्कत होती है, दोनों होती है। देखिए जुकाम तो नहीं आता है, जुकाम तो नहीं होता है, यहाँ पे गंभीर खांसी आती है, जो पार्टिकल्स होते हैं गले में फंस जाते हैं, आपके नाक में फंस जाते हैं, तो यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, गंभीर खांसी आती है। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, जुकाम वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो भी ए है, तो बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बताइए आप लोग। देखिए फादर का ए है, मदर का ए है, तो जीनोटाइप आपका ए बन जाएगा। अगर फादर का ए है, मदर का बी है, तो जीनोटाइप आपका ए बी बन जाएगा। ऐसे दोनों केस में ब्लड ग्रुप बच्चे का ए ही होगा। तो आप समझिएगा, जब ए प्रश्न में आए तब भी ए होगा, ए बी प्रश्न में आए तब भी ए होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि मलेरिया का परीक्षण किस प्रकार के यंत्र की मदद से किया जाता है? देखो उसको लास्ट चैप्टर मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने मलेरिया वाले वीडियो में पर्टिकुलर 40 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। जो भी प्रश्न मलेरिया से रिलेटेड अभी तक आ चुके हैं इंपॉर्टेंट, जो रिपीटेड है, उसको मैंने कराया था, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ तो मरियम स्लाइड है, नॉर्मल स्लाइड में नहीं होता, ना ही टेस्ट ट्यूब में, ना ही बीकर में। मरियम स्लाइड में यहाँ पे किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि भैया जब भी ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए फादर का, ए मदर का हो, तो जीनोटाइप बनेगा ए, तो क्या हो जाएगा भैया, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर ए बी और बी हो, ए बी है या ए है, तो दोनों केस में ए ही ब्लड ग्रुप बनने वाला है, तो ऐसे भी केस में ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि ओ, यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? अगर माता का ओ है, पिता का ओ है, तो यहाँ पे जीनोटाइप ओ बन जाएगा। ऐसे केस में ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, एक तरल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? किसी भी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पानी को जब गर्म आप करते हो तो कितना बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, तब जाके गर्म बनता है। एक्चुअल में उसकी भाप निकलती है, वाष्प निकलने लगता है।
देखिए कई सारी डिग्रीज़ मैंने यहाँ पे दे रखी हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज होंगे एक्चुअल में। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप कोई पानी गर्म करते हैं और 99 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो पानी भैया उबलेगा नहीं, ठीक है, वाष्प नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही +1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है वाष्प निकलना शुरू हो जाता है, मीन्स पानी बॉईल करने लगता है। कहने का मतलब 100 डिग्री से कम तो नहीं होगा, लेकिन 100 डिग्री पे या 100 डिग्री से ज़्यादा पे बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, और इतना होना चाहिए बॉइलिंग के लिए। देखो अनाज को भूसे से अलग करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका भूसे से, अनाज को भूसे से अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले ऑप्शन है विनोइंग है, फिर यहाँ पे सूप है, फिर थ्रेसिंग है, फिर कटिंग है। कौन सा हो जाएगा बताइए? देखिए लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि सूप, यहाँ पे विनोइंग प्रक्रिया ऐसी थी कि जहाँ पे एक महिला खड़ी होकर जो है यहाँ पे उसको हवा की मदद से जो है अलग कर रही थी, जो भूसियाँ थी उसको अलग कर रही थी, अनाज को सीड्स को अलग कर रही थी, ठीक है। तो विनोइंग की प्रक्रिया से जो है यहाँ पे अनाज को भूसे से जो है अलग किया जाता है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कीड़ों को दूर रखने के लिए किस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता है? देखिए प्रश्न का मतलब ये है कि जब घर में कीड़ों को दूर रखने के लिए किस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता है? देखिए कोई भी घर है गांव में गोबर से लिपाई होती है, ठीक है, गोबर से लिपाई होती है और इससे घर ठंडा भी रहता है और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गोबर, ठीक है। फिर चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कीड़ों को दूर रखने के लिए गोबर का उपयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये किस रूप से काम करता है अब ये आपको पता करना है। एक चीज़ मैंने कहा ठंडा होता है, तो ठंडा किस कारण से होगा बताइए? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे थर्मल इंसुलेटर के कारण जो है घर रहता है ठंडा, और गोबर की लेप से जो है यहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आते। प्रश्न नंबर 12, तले हुए भोजन में किस रसायन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? देखिए इसका ऑप्शन है आपको कार्ब्स, ठीक है, कार्ब्स कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अगर इसको आप भोजन करते हैं तो रसायन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है शरीर फैटी होने लगता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, आयरन की कमी से होने वाले विकार। भैया आयरन की कमी से कौन सी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है, कहने का मतलब है बताइए? देखिए ऑप्शन से चिकनगुनिया, पीला बुखार दोनों और एनीमिया। तो बात कर लें एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। ये पीला बुखार चिकनगुनिया ये डेंगू की वजह से होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है कि मानव शरीर में विटामिन B1 से होने वाला विकार भैया कौन कौन सा है? तो B1 से कौन से विकार होते हैं? देखिए विटामिन B1 से आपका यहाँ से हो जाता है बेरी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये जो रिकेट्स है ये विटामिन जो है आपके डी की वजह से होता है, जो कि सनलाइट में ज़्यादातर देखने को मिलती है। फिर इसमें से आ जाता है डेंगू और चिकनगुनिया किस प्रकार के मच्छर के काटने से मानव शरीर में रोग फैलता है? डेंगू और चिकनगुनिया। ऑप्शन आपके सामने एनाफिलीज मच्छर है, एडीज मच्छर है, या दोनों से फैलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनाफिलीज मच्छर से डेंगू और चिकनगुनिया फैलता है। मलेरिया जो फैलता है वो एडीज मच्छर से फैलता है, ये भी आप याद रखिएगा। और डेंगू और चिकनगुनिया जो है एनाफिलीज मच्छर से पहुँचता है। प्रश्न नंबर 16 है कि रक्त की कमी से कौन सा विकार होता है शरीर में? रक्त की कमी से कौन सा विकार होता है? तो अभी पीछे हम लोग पढ़ के आए कि एनीमिया विकार होता है रक्त की कमी से, ठीक है। वही क्वेश्चन घुमा दिया यहाँ पे। मानव शरीर में विटामिन B3 के कारण होने वाला विकार कौन सा है? ऑप्शन 1 पेलाग्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्कर्वी है, फिर बेरी है, फिर एनीमिया है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि विटामिन वाले मैंने चार्ट करवाए थे EVS में, इसका कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है मानव शरीर में विटामिन A के कारण होने वाला विकार। देखिए मानव शरीर में विटामिन A के कारण होने वाला यहाँ पे विकार क्या हो जाएगा? तो भैया देखिए सबसे पहले बात कर लें नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखता नहीं है, ये विकार हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो भैया ब्लड क्लॉटिंग आपकी किससे हो जाएगी? विटामिन B12 से होती है, जिसमें जो है खून का धक्का लगता है, ठीक है। चलिए मानव शरीर में विटामिन K के कारण होने वाले विकार, अभी मैंने आपको बताया K12 में खून का धक्का लगता है, जिसको कि ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं, और 20 क्या कह रहा है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है? तो अगर आपके अंदर मानव शरीर में अगर आयोडीन की कमी है तो क्या हो सकता है? गोइटर होगा, या अनेमिया, या रिकेट्स, या पाई ही नहीं जाती कोई यहाँ पे कमियाँ?
जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं यहाँ पे ग्वाइटर घोंघा। घोंघा जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं 7वीं से आयोडीन की कमी से घोंघा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, बताइए आप लोग। तो चिपको आंदोलन भैया यहाँ पे सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी, जो कि ईवीएस की क्लास में मैंने आपको बता रखा है। देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी ये चीज़ बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक ऑप्शन यहाँ पे लद्दाख है, कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहाड़ी एरिया से था, उत्तराखंड से यहाँ पे सबसे पहले शुरू हुआ था। देखिए, अब गांव की बात कर लें भैया, किस गांव से, गांव नहीं, उससे पहले यहाँ पे उद्देश्य समझ लेते हैं कि भैया 1973 में तो शुरू हुआ, लेकिन चिपको आंदोलन का उद्देश्य एक्चुअल में था क्या, क्या आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप इसका ऑप्शन बताइए, आपके सामने ऑप्शन है। जी हाँ, चिपको आंदोलन जो है पेड़ों और जंगलों की रक्षा करने के लिए था, नदी के लिए नहीं था, पेड़ और काटने के लिए भी नहीं था, यहाँ पे रक्षा करने के लिए था, जहाँ पे महिलाएं जो है पेड़ों की रक्षा करने के लिए करती थी। प्रश्न नंबर 24 है कि पहला चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस गांव में हुआ, ये बताइए आप लोग। मंडल गाँव है, अलकनंदा गाँव है, दोनों सही है या इसमें से कोई नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसको कहते हैं मंडल गांव, ठीक है। तो मंडल गांव से जो है आपका शुरू हुआ था। देखिए, प्रश्न नंबर 25 है कि जिन्हें सोच में जीवों और अन्य जीवित जीवों द्वारा विघटित या तोड़ा जा सकता है, उसे किस प्रकार का अपशिष्ट कहते हैं, ठीक है। देखो, एक्चुअल में इस प्रश्न का मतलब ये है, यहाँ पे सोचना ही होगा, जो जीवों और अन्य जीवित जीवों द्वारा विघटित कोई चीज़ ऐसी है जो पृथ्वी पे, जो कि उसको जीवों के द्वारा उसको तोड़ी जा सकती है, मीन्स की मिट्टी में मिलके ख़त्म हो सकती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको अपशिष्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए, आपको बता दें, बायोडिग्रेडेबल ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अवशिष्ट हैं जो कि जैसे कि आपके फल फ्रूट्स के छिलके हो गए, कोई घास फूस हो गई, है ना, और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बनाई जाती हैं एक्चुअल में और वो मिट जाती हैं और हार्मफुल नहीं होती हमारे वातावरण के लिए, ना हमारे शरीर के लिए। लेकिन जैसे प्लास्टिक है, पीवीसी है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होती, लाइफ लॉन्ग हमेशा बनी रहती हैं, और मिट्टी को भी यहाँ पे ये इनफर्टाइल कर देती है, मीन्स उपज कम कर देती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं, और ये क्या कहता है, बगुला पक्षी पर आया भैंस की पीठ पर देखा जाता है। आए गए जो है, कहने का मतलब ये है कि जो बगुला पक्षी है वो भैंस की पीठ पे अक्सर देखा जाता है, तो इसका कारण क्या है, क्यों बगुला पक्षी बैठता है, ये भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखने को मिल जाता है हर साल। देखिए, एक्चुअल में कहानी क्या है इसके पीछे, जब भैंस के ऊपर बैठता है बगुला, सबसे पहले परजीवियों को खाता है, जो कीड़ी मकोड़े हैं उनको खाता है। यहाँ पे देखिए 2 फायदे हैं बगुले के, तो भैया यहाँ पे खाना हो जाता है, खाना पेट भर जाता है, लेकिन जो भैंस है उसकी सफाई हो जाती है, तो यहाँ पे आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ये थे ओवरऑल क्वेश्चन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप इट विल हेल्प यू, आपको मदद हुई होगी इससे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, मैं वही करा रहा हूँ। यहाँ पे ईवीएस के नोट्स बन गई, जैसा मैं कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छी नोट्स बनी है यहाँ पे, और टेलीग्राम में मैं 2-3 दिन में डाल दूंगा, ठीक है। ये PDF अगर आपको चाहिए, टेलीग्राम में जाइए, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। और कल फिर इस तरीके के हम लोग क्विज करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं, आप लोग अपने आप को परखिएगा ज़रूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।